हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनियन बजट 2025-26 पर डिस्कस करेंगे और आने वाले सारे एग्जाम्स में बजट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, चाहे वो स्कीम्स हो इसमें जो आई हो या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो। तो इस लेक्चर में मैं बजट पे और बजट के जो फंडामेंटल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन पे भी डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो पूरा बजट का लेक्चर आप लोग हमारे आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे ही आपको अवेलेबल है। जो इकोनॉमी का क्रैश कोर्स है उसमें भी आप सारे चैप्टर्स में बजट आप पढ़ सकते हो, वहां से फंडामेंटल्स पढ़ सकते हो। क्लियर है? और यहां पे आप करंट अफेयर से चीजों को मैं ऐड करके आपको इस लेक्चर में यूनियन बजट के बारे में डिस्कस करूंगा। यूनियन बजट 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है ये? 2025-26। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2 से स्टार्ट होगा, तो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 तक जाएगा। क्लियर है? कहीं कहीं पे मैं इसको बता रहा हूं, कहीं कहीं पे इस चीज को आपको नोट डाउन करना है। कहीं कहीं पे ये भी लिख दिया जाता है फाइनेंशियल ईयर 26। अगर ऐसे लिखा हो तो समझ जाना फाइनेंशियल ईयर 26 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2025-26। क्लियर है? तो मार्च में मतलब जहां पे एंड हो रहा है, जिस ईयर में एंड हो रहा होता है फाइनेंशियल ईयर, अगर एक टर्म में लिखना हो तो इस तरीके से भी लिखते हैं। तो लास्ट ईयर में जो बजट आया होगा 24-25, तो उसमें बोला जाएगा फाइनेंशियल ईयर 25, ऐसे FY25 भी लिखा होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट के बारे में, भारत के बजट के बारे में अगर हम बात करें तो बजट वर्ड आप लोग कॉमनली जानते हो, आप लोग यूज भी करते हो कि यार, बोलते हो आप लोग कि यार इस मंथ का मेरा बजट बिगड़ गया है, या इस हफ्ते का बजट बिगड़ गया है, या इस साल का बजट बिगड़ गया है। तो बजट बिगड़ गया, इसका मतलब आप लोग समझते हो कि बजट बिगड़ने का मतलब होता है इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, पैसे की कमी पड़ गई। इसका मतलब बजट जो वर्ड है वो दो टर्म को इंडिकेट करता है, इनकम और एक्सपेंडिचर। कितना कमा रहे हैं और कितना हम खर्च करेंगे, क्योंकि एक साल की बात कर रहा है तो एक साल में कितना कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, किसका? ये हमारा आपका नहीं है, ये हम पढ़ेंगे किसका? हम जो पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी, जब भारत सरकार अपना बजट ले आती है तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना बजट लाती हैं। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट्स बाद में क्यों लाती है? क्योंकि सिंपल सी बात है, भारत सरकार बहुत सारे प्रोविजंस स्टेट्स के लिए भी करती है, तो स्टेट्स को कितना पैसा केंद्र से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, उसके बेसिस पर फिर जब भारत सरकार अपना बजट ले आती है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग अपना असेंबलीज में बजट प्रपोज करती है। क्लियर? तो बजट वर्ड का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर, और वो यहां पे किसकी बात करेंगे? भारत सरकार। भारत सरकार एक साल में कितना कमाएगी? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी, इसका पूरा, ऑब्वियसली ये साल अभी शुरू भी नहीं हुआ है क्योंकि बजट 1 फरवरी को आता है। तो बजट की जो डेट है आपको पता है, बजट हर साल 1 फरवरी, तो बजट आया 1 फरवरी 2025 को, और फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा कब से? 1 अप्रैल 2025 से। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में ये भी क्या है? 2 मंथ है, 2 महीने। तो पूरी तरीके से अगले पूरे साल का 12 महीने का सरकार इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या लगा रही है? तो आप कहोगे भैया अनुमान लगा रही है, एस्टीमेट लगा रही है। तो ऑब्वियसली बजट में जो साल का, अगले साल का जो आया है 2025-26 का, वो उसका एस्टिमेटेड डेटा होगा, अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत कर रही होगी सरकार, किसके? इनकम के और एक्सपेंडिचर के, जिसको इस तरीके से लिखा होगा। बजट का जब डॉक्यूमेंट देखोगे तो बजट एस्टीमेट बी लिखते हैं, और फिर आगे चल के जब क्लोजिंग हो रही होती है ईयर की, क्लियर है, तो चूंकि सरकार के पास, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें अगले साल 26 में, हम मान लें दिसंबर का 25 का दिसंबर कंप्लीट हो गया, जनवरी तक आ गया या फरवरी तक आ गया, क्लोजिंग है फाइनेंशियल ईयर की,
तब तक बहुत सारे मंथ्स क्या हो चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुके होते हैं। और जब बहुत सारे मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो अभी 12 महीने का अनुमान है, सरकार पूरे 12 महीने का अनुमान लगा रही है अगले साल के। लेकिन अगर हम बात करें, मान लो विंटर सेशन आएगा, इस साल का जो विंटर सेशन होगा, शीतकालीन सत्र होगा, वो नवंबर दिसंबर में होगा, तब तक जाके 8-10 महीने क्या हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। तो बहुत सारा डेटा सरकार के पास आ चुका होगा। उतने 8-10 महीने में जो इनकम एक्सपेंडिचर किया है सरकार ने, बहुत सारा डेटा आ चुका होगा। तो उसके बेसिस पे सरकार अगले 2-3 महीने का फिर क्या लगाएगी, अनुमान लगाएगी। मतलब आगे चल के इस बजट डेटा को, ये बजट एस्टीमेट को सरकार रिवाइज्ड भी करती है, तो लिखती है बजट डॉक्यूमेंट में आरई। तो आरई का मतलब होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट और बी का मतलब होता है बजट एस्टीमेट। बजट एस्टीमेट बजट प्रपोज्ड होने के समय आता है, जो पूरे 12 महीने का अनुमान होता है। और फिर आगे जाके सरकार जब क्लोजिंग हो रही होती है फाइनेंशियल ईयर की, उस समय बहुत काफी टाइम का, मतलब 1-2 मंथ बचे होते हैं, उससे पहले का लगभग 8-10 महीने का पूरा डेटा सरकार के पास आ चुका होता है। और उसके बेसिस पे सरकार अपना एक एस्टीमेट लगा के क्या करती है, उस बजट एस्टीमेट को क्या करती है, रिवाइज्ड करती है। वो ऐसा भी हो सकता है कि बजट एस्टीमेट में जो इनकम सरकार ने एस्टीमेट की थी, जो अनुमान लगाया था, उससे ज्यादा हो गई हो या कम हो गई हो। और एक्सपेंडिचर इनकम के बेसिस पर ही डिसाइड होता है। अगर इनकम ज्यादा हो जाएगी एस्टीमेट से, तो सरकार एक्सपेंडिचर को भी क्या करेगी, बढ़ाएगी। अगर इनकम एस्टीमेट से कम हो जाएगी तो सरकार को फिर अपने एक्सपेंडिचर को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन इनकम। पैसा होगा तभी खर्च करोगे। क्लियर? तो ये चीजें हो गई। अगला, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूं तो याद रखना है, पॉलिटी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बजट की बात करता है, लेकिन ध्यान रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड का उल्लेख नहीं है, कहीं भी बजट वर्ड लिखा नहीं गया है। देखिए लिखा हुआ है, नोट द टर्म बजट इटसेल्फ इज नॉट यूज्ड और मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कहीं भी बजट वर्ड यूज नहीं किया गया। लिखा क्या गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सरकार हर साल, एवरी ईयर, गवर्नमेंट कब कब करेगी, 1 फरवरी को पार्लियामेंट में। कहां पर, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में भी कहां पर, पार्लियामेंट में कहां पर, लोकसभा में, लोअर हाउस, बजट को प्रपोज करती है। क्लियर है? ये आर्टिकल 112 कहता है एनुअल मतलब साल का, फाइनेंशियल मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का, स्टेटमेंट मतलब उसका डेटा, स्टेटमेंट देती है सरकार, अपना प्रस्तुत करती है। क्लियर है? देखिए लिखा हुआ है सेम, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब इनकम, प्राप्तियां मतलब इनकम, आय, कितना सरकार अनुमानित रूप से साल में कमाएगी, एंड एक्सपेंडिचर, व्यय, खर्च, ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस, डिपार्टमेंट ऑफ। क्लियर? तो एक फाइनेंशियल ईयर में, यहां से इसको ब्रेक करना, ये लिखा हुआ है कि भारत में बजट कौन तैयार करता है, भारत में बजट कौन तैयार करता है। तो भारत में चाहे प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, स्वतंत्रता से पहले की बात करें या स्वतंत्रता के बाद की बात करें, भारत में बजट तैयार करने का काम, लिखा हुआ है यहां पे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमण जी का मंत्रालय, वो इस बजट को क्या करता है, तैयार करता है। ये डिपार्टमेंट बजट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, प्रिपेयर करता है, यही बजट प्रिपेयर करता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह सकते हो, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कौन सा डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सारे। क्लियर है? एक दीपम भी होता है डिपार्टमेंट, जो है इन डिसइन्वेस्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, ये तय करता है किसको, बजट को तैयार करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नाउ अब हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया की अगर हम बात करें,
तो हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया की अगर बात करें, प्री इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, तो भारत में सबसे पहला बजट, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत में पहली बार बजट, वो डेट याद रखना है 7 अप्रैल 1860 टाइम था, उस समय ब्रिटिश इंडिया का रूल था, ब्रिटिश रूल कर रहे थे यहां पे। व्यक्ति का नाम है जेम्स बिल्सन। जेम्स बिल्सन, उस समय कोई ऐसे सरकार का कैबिनेट पोर्टफोलियो तो होता नहीं था, कैबिनेट का स्ट्रक्चर तो था नहीं, लेकिन कह सकते हो कि वो उस समय का क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर था। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था, कौन होता था, वायसराय होता था। क्लियर है, उसकी काउंसिल ऑफ जो है गवर्निंग काउंसिल होती थी, कार्यकारिणी परिषद होती थी। क्लियर। तो जेम्स बिल्सन पहला व्यक्ति था जिसने भारत का पहला बजट प्रपोज किया एज अ फाइनेंशियल मेंबर, एज अ फाइनेंस मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ वायसराय। ये गवर्निंग काउंसिल ऑफ वायसराय जो थी, गवर्निंग काउंसिल ऑफ वायसराय, वायसराय सबसे बड़ा अधिकारी होता था अंग्रेजों का भारत में, जिसको 1858 से पहले क्या बोला जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और 1833 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और 1773 से पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। वो हम हिस्ट्री में बहुत बार, हमने ऑफिसर्स बैच में भी ये सब चीजें पढ़ी हैं, और मैंने ये आपको मैं पॉलिटी में भी इसको पढ़ाऊंगा। डिफरेंट जो बहुत सारे एक्ट आएंगे, जिसको हम बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान किस तरीके से बना, उसके मतलब कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से एक्ट अंग्रेजों के समय में आए। तो वायसराय की जो गवर्निंग काउंसिल थी, उसका एक फाइनेंशियल मेंबर था, मतलब फाइनेंस मेंबर था, वित्त मामलों को जो देखता था, फाइनेंशियल अफेयर्स को देखता था, वो था जेम्स विल्सन, और उसने 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट प्रस्तुत किया। क्लियर है। और ध्यान रखना, इस समय वायसराय कौन था, इस वायसराय का नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय था। ये वही वायसराय है जिसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 का रिवॉल्ट होगा, 1857 का रेवोल्यूशन जो आप पढ़ते हो, 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह, या 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्लियर। अगला बात करें अब आजादी से पहले। आजादी से पहले क्या होगा, 1947 48, 47 48 लिखना सही नहीं है, 1946 47 फिर इंडिपेंडेंस की बात है। इस समय आपको पता है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ेंगे भी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, अंतरिम सरकार बनाई गई थी, और अंतरिम सरकार में 5 मुस्लिम लीग के मंत्री थे, बाकी कांग्रेस के मेंबर्स जो मिनिस्टर थे, और नेहरू जी इसके हेड थे। ये हमने पॉलिटी में हमने पढ़ा भी है और पढ़ेंगे भी। 1946-47 में जो आजादी से पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो मुस्लिम लीग का जो लीडर था लियाकत अली था। कौन था? मुस्लिम लीग का लीडर लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर था, जो आगे चल के पाकिस्तान का क्या बना, प्राइम मिनिस्टर बना, पहला प्रधानमंत्री यही बना, लियाकत अली। तो मिस्टर लियाकत अली खान प्रेजेंटेड द बजट एज अ इंटरिम गवर्नमेंट मेंबर, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो प्री इंडिपेंडेंस जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, उसमें बजट किसने प्रस्तुत किया? तो लियाकत अली ने उस बजट को प्रस्तुत किया। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का, हमारे देश का पहला बजट कब और किसने प्रस्तुत किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आता है। वो डेट याद रखना है, 26 नवंबर 1947। और हमारे स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, मैं लिख सकता हूं ये, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर नाम क्या है? आर.के. शनमुखम चेट्टी। इन्होंने पहला बजट स्वतंत्र भारत का प्रस्तुत किया। क्लियर? नाउ अगर मैं बजट के प्रोसेस की बात करूं, जिसको मैंने आपको पढ़ाया, ऑफिसर्स बैच में भी पढ़ाया है, और एक जो पूरा इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स आपको हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसमें भी मैंने बजट चैप्टर में ये पूरा बजट प्रोसेस पढ़ाया है, स्टेप्स ऑफ बजट प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? बजट पेश किया जाता है। बजट इज प्रेजेंटेड कब? 1 फरवरी को हर साल।
और ये भी मैंने बताया 2017 से पहले, 1 फरवरी 2017 से पहले बजट आता था कब? लास्ट डे ऑफ फेब। वो नॉर्मली 28 फेब होता था और लीप ईयर में 29 फेब होता था। लेकिन 1 फरवरी 2017 से मोदी जी ने इस व्यवस्था को चेंज किया। 1 फरवरी 2017 से ये जो बजट आया वो बजट था बजट 2017-18। और इस बजट 2017-18 को हर साल से ये प्रोविजन किया गया 1 फरवरी 2017 से। कौन सा बजट था? बजट 2017-18 कि हर साल अब से बजट कब आएगा? 1 फरवरी को आएगा। तो बजट प्रेजेंट होता है, आपको पता है। बजट का डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण जी भी हैं, वो प्रस्तुत करती हैं। और बजट डॉक्यूमेंट प्रस्तुत होने के बाद उनका क्या होता है? स्पीच होता है, उनका भाषण होता है। क्लियर? भाषण होगा। अच्छा, एक चीज और है, 1 फरवरी 2017 से पहले एक आता था जनरल बजट और एक आता था रेलवे बजट। पहले दिन जनरल बजट आता था, फिर अगले दिन रेलवे बजट आता था। और ये 1924 से था। कब से था ये? 1924। एक कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने 1921 में, रेलवे से संबंधित थी, रेलवे बजट से संबंधित थी, जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पर, इसके कहने पर 1924 से अंग्रेजों ने 1924 में बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया दिया था, एक जनरल बजट और एक रेलवे बजट। और यहां से रेलवे का पॉलिटिसाइजेशन होना शुरू हो गया, राजनीतिकरण होना शुरू हो गया। जबकि आपको पता है अदर मिनिस्ट्रीज की तरह, अलग अलग मंत्रालयों की तरह रेलवे एक मंत्रालय है, तो उसका बजट अलग से क्यों आना चाहिए? मोदी जी ने इस व्यवस्था को खत्म किया और 1 फरवरी 2017 से पहले जो बजट 2 पार्ट में बट के आता था, एक रेलवे बजट और एक आम बजट, 1 फरवरी 2017 से इस जनरल बजट को, इस रेल बजट को, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और अब केवल क्या आता है? अब केवल आता है जनरल बजट, जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री का बजट होता है, वो जनरल बजट में बताया जाता है, जैसे अदर मिनिस्ट्रीज का बताया जाता है। तो पहले दिन 1 फरवरी को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्पीच देते हैं, कहां पर? लोकसभा में। बजट कहां पर प्रपोज किया जाता है? ध्यान रखना है, लोकसभा में। बजट पर केवल लोकसभा की पावर्स होती हैं, राज्यसभा की कोई पावर्स नहीं होती हैं, क्योंकि बजट एक मनी बिल होता है। बजट क्या होता है? मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है। और मनी बिल आर्टिकल आपका पता है आपको, और नहीं पता है तो आप इसको नोट करेंगे, हम पढ़ेंगे भी इसको पॉलिटी में। आर्टिकल 110 धन विधेयक, और धन विधेयक केवल लोकसभा की पावर रखता है, लोकसभा में ही उसको पास करना होता है, लोकसभा के पास ही उसकी पावर होती है। और जो भी मनी बिल होता है उस पर प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं होती है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के पास वीटो नहीं होता है, रोक नहीं सकता राष्ट्रपति इसके लिए। इसका मतलब है राष्ट्रपति को इस पे प्री कंसेंट देनी होती है, पूर्व अनुमति देता है, साइन पहले ही करता है। जबकि आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर पता है कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद कोई बिल राष्ट्रपति के साइन के बाद एक्ट बनता है, विधेयक कानून बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है? जो मनी बिल होता है उस पर राष्ट्रपति पहले साइन कर देता है, उसके बाद वो लोकसभा में प्रपोज होता है। मतलब प्री से कंसेंट चाहिए होती है। और इसका मतलब है प्रेसिडेंट को वीटो पावर का यूज इस पे नहीं कर सकता मनी बिल पे। तो लोकसभा में ही मनी बिल प्रपोज होता है, लोकसभा में ही मनी बिल पर वोटिंग होती है। वोटिंग कहां हो सकती है? ओनली इन लोकसभा। वोटिंग भी केवल लोकसभा में हो सकती है, क्योंकि सारी पावर केवल किसकी है? लोकसभा की। राज्यसभा में यह बिल डिस्कशन के लिए जाता है मनी बिल, तो बजट भी राज्यसभा में डिस्कशन के लिए जाता होगा। राज्यसभा एडवाइज कर सकती है, कुछ रिकमेंड कर सकती है, राज्यसभा इस बिल को पास करे या ना करे 14 दिन के अंदर। अगर राज्यसभा इसको पास नहीं भी करती है तो अपने आप ये सो मोटो, अपने आप स्वतः ही पास मान लिया जाता है। क्लियर है? खुद से पास मान लिया जाता है। और राज्यसभा द्वारा किए गए रिकमेंडेशंस या राज्यसभा द्वारा किए गए बजट में अमेंडमेंट, संशोधन
लोकसभा एक्सेप्ट करती है तभी माना जाएगा, अदरवाइज लोकसभा के पास ही सारी पावर होती है बजट। क्लियर? तो पहले दिन बजट प्रपोज करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर क्या देते हैं, स्पीच देते हैं, और फिर 3-4 दिन तक अगले बजट पर क्या होता है, डिस्कशन होता है। तो इससे अगर माइक्रो लेवल पे अगर इसका स्टेप देखें तो बजट प्रेजेंट होने के बाद अगले 3-4 दिन तक बजट पर डिस्कशन चलता है। ये मैंने स्टेप उसमें ऐड किया है, हमारी जो क्रैश कोर्स वाली वीडियो आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स की। और इसके बाद 3-4 दिन जब और सारी पार्टियों को बोलने का मौका मिलता है, बजट के पक्ष में विपक्ष में लोग अपने अपने तर्क देते हैं, इसके बाद बजट को स्टैंडिंग कमेटीज के पास भेज दिया जाता है। क्लियर? स्टैंडिंग कमेटी मतलब पार्लियामेंट की स्थायी समितियां होती हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, अलग अलग मंत्रालयों की, और वहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सब बंद कमरे में मीटिंग्स होती हैं, उनकी पब्लिक मीटिंग्स नहीं होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज की पॉलिटी में ये लोग पढ़ते हो आप लोग, स्टैंडिंग कमेटीज, एडॉक कमेटीज और स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के उसमें मेंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो वो वहां पे एक एक पॉइंट पे, चूंकि अलग अलग मिनिस्ट्री का बजट क्या कर दिया जाता है, डिवाइड करके उन स्टैंडिंग कमेटीज के पास भेज दिया जाता है, और फिर एक एक पॉइंट पे क्या होती है, चर्चा होती है। और उसके बाद उसी समय मिनिस्ट्रीज को बोला जाता है कि वो अपनी डिमांड ऑफ ग्रांट तैयार करें कि कितना पैसा उन्हें चाहिए, अनुदान की मांग उनकी क्या है। और फिर 1-1.5 महीने के एक टाइम होता है, 35-40 दिन का टाइम पीरियड होता है, और 35-40 दिन के टाइम पीरियड के बाद फिर से बजट सेशन वापस रिकॉल किया जाता है, मतलब वापस लोकसभा को मीटिंग्स बुलाई जाती हैं और डिटेल डिस्कशन होता है, और फिर वोटिंग होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स की लोकसभा में कि मिनिस्ट्रीज को कितना पैसा देना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल लाके बजट को पास करा दिया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल, टैक्सेशन रिलेटेड कोई भी चेंज होगा तो सरकार को टैक्सेशन रिलेटेड चेंज के लिए एप्रोप्रिएशन बिल को पास कराना पड़ता है, विनियोग विधेयक को पास कराना पड़ता है। बजट को 2 पार्ट में सरकार बांट देती है, ये मैंने आपको पढ़ाया, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू के फॉर्म में इनकम और रेवेन्यू के फॉर्म में एक्सपेंडिचर। इनकम का मतलब रिसिप्ट मैंने बताया, ऐसे कैपिटल इनकम और कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को पेमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे एक्सपेंडिचर को पेमेंट भी लिखा होगा, एक ही बात। क्लियर है? रेवेन्यू का मतलब होता है, मैंने बताया कॉन्सेप्ट आपको, रेवेन्यू का मतलब होता है जहां जो इनकम कर रहा है रेवेन्यू फॉर्म में, एक्सपेंडिचर कर रहा है, उस पर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। मतलब अगर सरकार ने रेवेन्यू इनकम की है तो सरकार को देना कुछ नहीं है, और रेवेन्यू के फॉर्म में अगर सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है तो लेना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है वापस। लेकिन जो कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल का कॉन्सेप्ट होता है, कैपिटल के फॉर्म में सरकार रिसिप्ट या इनकम करे और कैपिटल के फॉर्म में एक्सपेंडिचर करे, उस पर लायबिलिटी होगी। इसका मतलब क्या है, कैपिटल के फॉर्म में सरकार ने इनकम या रिसिप्ट जनरेट की है, सरकार को कैपिटल के फॉर्म में कुछ पैसा मिला है तो बदले में कुछ देना होगा। क्लियर है? या गया होगा, और सरकार कैपिटल के फॉर्म में खर्च कर रही है तो कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो रही होगी, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट। सरकार ने खर्च किया, नेशनल हाईवे बना दिया, सरकार ने खर्च किया, एक्सप्रेसवे बना दिया, तो पैसा गया, उसके बदले कोई एसेट सरकार को मिली। सरकार ने खर्च किया, कोई एयरपोर्ट बना दिया, सरकार ने खर्च किया, कोई पोर्ट बना दिया, सरकार ने खर्च किया, कोई मेडिकल कॉलेज बना दिया, एम्स बना दिया, कोई यूनिवर्सिटी बना दी। क्लियर है? और कैपिटल रिसिप्ट मतलब सरकार को पैसा मिला तो बदले में कुछ देना है। सरकार ने लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया 1 साल के लिए, तो बदले में उस पर क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। पैसा मिला लेकिन बदले में लायबिलिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने अपनी किसी सरकारी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया। एयर इंडिया को सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया, टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया, तो सरकार को पैसा मिला एयर इंडिया को बेचने का, लेकिन वो पैसा कहां चला गया, पैसे के बदले क्या चला गया, एसेट चली गई, मतलब लायबिलिटी थी। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ बजट 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। बजट को 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स ऑफ द बजट होते हैं। सरकार 2 पार्ट में बजट को बांट देती है, एक पार्ट ए और पार्ट बी, रेवेन्यू और कैपिटल के बियॉन्ड बजट को भी 2 पार्ट्स में सरकार, एक में मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट होता है, एक में फाइनेंस बिल होता है। मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट में सरकार गवर्नमेंट स्कीम्स की चर्चा करती है, मतलब बजट के डॉक्यूमेंट्स को सरकार 2 पार्ट्स में बांटती थी। एक में सरकार मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट देती है और एक में सरकार फाइनेंशियल बिल देती है डॉक्यूमेंट।
तो मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट में सरकार गवर्नमेंट स्कीम्स को रखती है, सेक्टोरल प्रायोरिटीज देखती है कि किस सेक्टर में कितना खर्च करेगी, और रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करेगी सरकार। रिसोर्सेज मतलब इनकम, बेसिकली इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है सरकार के, आर्थिक जो संसाधन है उनका एलोकेशन कैसे करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनका किधर कितना कितना देना है, ये मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट होता है बजट का। और फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल में सरकार टैक्सेशन का प्रपोजल, जिसको जो एप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित होता है, विनियोग विधेयक से संबंधित होता है, इनकम टैक्स रिविजन्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्सेशन रिलेटेड चेंजेस, ये सब फाइनेंस बिल का पार्ट होते हैं। क्लियर? बजट डॉक्यूमेंट के साथ साथ सरकार करती क्या क्या डॉक्यूमेंट देती है, तो बजट, मेजर बजट डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच, बजट का स्पीच देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। आपने देखा होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट का स्पीच दे रहे होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आजकल तो डिजिटल फॉर्म में होता है, तो वो उनके पास लैपटॉप या टैब होती है, उससे देख के वो पढ़ रहे होते हैं। तो स्पीच के साथ साथ कौन कौन से और डॉक्यूमेंट उससे अटैच होते हैं बजट से? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, आर्टिकल 112 जिसको हमने पढ़ा, बजट जिसको कहते हैं। इसके अलावा उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है डिमांड ऑफ ग्रांट, डिमांड ऑफ ग्रांट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, याद रखना है। सरकार जो अलग अलग मंत्रालय हैं सरकार के, वो मंत्रालय कितना पैसा चाहिए और उन्हें कितना दिया गया है, अनुदान की मांगे। डिमांड ऑफ ग्रांट पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्टिकल 113 याद रखना है डिमांड ऑफ ग्रांट। और उसके बाद फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल ना लिख के इसको फाइनेंस बिल की जगह फाइनेंस बिल एज अ मनी बिल कहेंगे, क्योंकि फाइनेंस बिल दो टाइप के होते हैं, एक फाइनेंस बिल जो मनी बिल होता है और एक फाइनेंस बिल आर्टिकल 117। हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, फाइनेंस बिल जो होता है, कुछ फाइनेंस बिल आर्टिकल 110 से संबंधित होते हैं जिन्हें मनी बिल कहते हैं, और कुछ फाइनेंस बिल जो होते हैं वो आर्टिकल 117 से संबंधित होते हैं। आर्टिकल 117 से संबंधित जो फाइनेंस बिल होते हैं वो जनरल बिल्स होते हैं, मतलब उन पे लोकसभा की भी पावर होती है, उन पे राज्यसभा की भी पावर होती है। लेकिन वो फाइनेंस बिल जो आर्टिकल 110 से संबंधित होता है वो मनी बिल होता है, और मनी बिल पर केवल किसकी पावर होती है? ध्यान रखना है, लोकसभा की पावर होती है। मनी बिल, कोई बिल मनी बिल होगा ये डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। अभी कौन है? ओम बिरला साहब है। क्लियर है? तो यार इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल, बट नॉट ऑल फाइनेंस बिल आर मनी बिल, क्योंकि एक फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 में भी जो जनरल बिल्स होते हैं। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट आपको नोट डाउन कर लेना है, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल, क्योंकि उसमें एक पार्ट आर्टिकल 117 का भी होता है जो जनरल बिल्स होते हैं, जिन पे लोकसभा राज्यसभा दोनों की पावर्स होती है। इसके अलावा सरकार क्या करती है? आपको पता है, मैंने आपको ये पढ़ाया, FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। सरकार 2003 में इस कानून को लेके आई। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल कह रहा हूं, सॉरी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिस्कल मतलब सरकार की जो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, सरकार के पैसे से, सरकार के रिसोर्सेज से संबंधित जो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, जिसमें हमने पढ़ाया कि जिसमें टैक्सेशन और बजट दो कंपोनेंट होते हैं उसके। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की पैसे के मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना है, अकाउंटेबिलिटी तय करना है, एंड बजट मैनेजमेंट, बजट को मैनेज करना है, मतलब सरकार के खर्चों पे कंट्रोल लगाना है। अदरवाइज राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? चुनाव में उल जलूल वादे करेंगी, खूब पैसा लुटाने की कोशिश करेंगी, फ्रीबीज में सत्ता में आने के लिए। आपको पता है पॉलिटिकल पार्टियां ये काम करती, हम ये भी फ्री देंगे, ये भी फ्री देंगे, सत्ता में आ जाएंगी। कैसे, कहां से लाएंगी पैसे, पूरा कैसे करेंगी उन वादों को? इसीलिए और अगर ऐसा कर दिया गया कि भाई वादे पूरे करने के लिए सरकार का खजाना खाली कर दिया गया, तो फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ जाएगा, वित्तीय संकट आ जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए सरकार अकाउंटेबल रहे, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहे कि वो उतने ही पैर फैलाए जितनी बड़ी चादर हो। इसके लिए कानून लाया गया FRBM एक्ट 2003, जो सरकार के फाइनेंशियल या फिस्कल डिसिप्लिन को बढ़ाता है, जो सरकार के फिस्कल या फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, अनुशासन को बढ़ावा देता है, सरकार को अपनी हैसियत में रहते हुए खर्च करने का परमिशन देता है, अकाउंटेबल बनाता है। क्लियर है?
इसी के अंतर्गत अलग अलग टाइप के घाटे का टारगेट सेट करती है सरकार। जैसे हम पढ़ेंगे फिस्कल डेफिसिट, पढ़ा भी हमने इकोनॉमी में, वो आप देख सकते हो जाके क्रैश कोर्स में बजट का चैप्टर। तो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट हम पढ़ेंगे, बजट डेफिसिट हमने पढ़ा, क्लियर है। प्राइमरी डेफिसिट हमने पढ़ा या हम पढ़ते हैं, इसमें भी हम देखेंगे डेटा। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये 5 टाइप के डेफिसिट होते हैं जिनके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या क्या देती है? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देती है सरकार, और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट देती है, मीडियम टर्म। और इसी मीडियम टर्म में मतलब मध्यावधि, पूरे एक साल में जब 6-7 महीने मतलब आधी साल पूरी हो जाएगी, तब सरकार अब देखेगी और उस बजट को क्या करेगी? बजट एस्टीमेट को रिवाइज्ड भी कर सकती है, जिसको हमने देखा था बीई बजट एस्टीमेट और आरई मतलब रिवाइज्ड एस्टीमेट। क्लियर? अदर एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं इस बजट में अटैच? एक्सपेंडिचर बजट दिखा दिया होता है कि कितना सरकार खर्च करेगी। रिसिप्ट मतलब इनकम बजट, कितना सरकार कमाएगी। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट अ ग्लांस एक डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क एंड की फीचर्स ऑफ द बजट 2025-26, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नाउ बजट 2025-26 की बात करें तो इसका थीम ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये थीम क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं। इस बार के बजट का थीम है सबका विकास। क्या है? सबका विकास। यहां पे देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट लिखा हुआ है और कैपिटल रिसिप्ट लिखा हुआ है, मतलब रेवेन्यू के फॉर्म में सरकार क्या इनकम करेगी और कैपिटल के फॉर्म में सरकार क्या इनकम करेगी, ये दिखाया गया है। क्लियर है? रेवेन्यू के फॉर्म में मतलब जो भी इनकम करेगी सरकार को कोई लायबिलिटी नहीं होगी, इधर कैपिटल के फॉर्म में इनकम करेगी वहां लायबिलिटी होगी। तो रेवेन्यू के फॉर्म में जो इनकम होती है सरकार की, जैसे टैक्स इनकम होती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, जिसको हमने टैक्सेशन में अच्छे से उस क्रैश कोर्स वाली वीडियो में भी पढ़ा और ऑफिसर्स बैच में भी पढ़ा। क्लियर है? इसके अलावा कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं जिसको हमने पढ़ाया, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसयूज का, जो सरकारी कंपनियां होती हैं भारत सरकार की और सरकारी बैंक होते हैं, उनका प्रॉफिट एक एग्जांपल है। जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होती है, सरकार ने जो लोन दिया उस पर जो ब्याज आता है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। इस तरीके से कंपोनेंट्स हमने देखे थे। सेम तरीके से कैपिटल रिसीप्ट। क्लियर? देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है बजट एस्टीमेट रिवाइज्ड बजट। इस साल का जब 2024-25 का बजट लाई थी तो सरकार ने बजट एस्टीमेट बताया था कि इतने, यहां पे ध्यान रखना, लाख करोड़, 31.3 लाख करोड़ सरकार रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त करेगी, रेवेन्यू इनकम करेगी। लेकिन जब देखा कि कितना हुआ आगे चल के, जब कुछ महीने मतलब 8-10 महीने पूरे हुए तो रिवाइज करना पड़ा, और रिवाइज बजट में, रिवाइज एस्टीमेट में कम करके कितना कर दिया गया? 30.9 लाख करोड़ कर दिया गया। इस बार के बजट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसको बढ़ा के कितना रखा गया? 34.2 लाख करोड़। मतलब सरकार को इस बार का अनुमान है कि पूरे साल में रेवेन्यू इनकम के रूप में सरकार 34.2 लाख करोड़ का बजट एस्टीमेट सरकार ने इस बार तैयार किया रेवेन्यू इनकम के रूप में। क्लियर है? सेम तरीके से कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें, जैसे यहां पे लिखा है पिछले साल का जो बजट एस्टीमेट था वो 16.9 लाख करोड़ था। ये 16 नहीं है, ये 15 है ना, गलत लिख गया, तभी इसका टावर आप देख रहे हो छोटा है। फिर रिवाइज बजट में क्या किया गया? इसको बढ़ाया गया, देखा गया कि कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है, प्राप्त हुई है 16.3 लाख करोड़। और इस बार का जो बजट एस्टीमेट है 2025-26 का, ये इस बार का बजट है, लास्ट में लिखा हुआ है, इसमें बढ़ा के इस कैपिटल रिसिप्ट के बजट एस्टीमेट को 16.4 लाख करोड़ किया गया है। सेम तरीके से एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो इस साल का जो बजट एस्टीमेट है एक्सपेंडिचर का, उसको 15.5 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा सरकार का। अच्छा यहां पे सॉरी, ये 15.5 लाख करोड़ इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहले ग्राफ किसका दे दिया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। 15.5 लाख करोड़ कैपेक्स सुना होगा आपने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैंने आपको पढ़ाया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इस कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, एक ही बात है, इन्वेस्टमेंट कह लो या एक्सपेंडिचर लिख दूं, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आधारभूत संरचना के विकास में सरकार कितना खर्च कर रही है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, इसीलिए बजट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैपेक्स।
इसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार ने इस बार का जो बजट एस्टिमेट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो बढ़ा के कितना कर दिया 39.4 लाख करोड़, मतलब जितना रेवेन्यू इनकम है उससे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बजट एस्टिमेट 24-25 का 37.1 लाख करोड़ था, रिवाइज बजट 37 लाख करोड़ किया गया उसका। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिसिट ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 टाइप के डेफिसिट यहां पे लिखे, मैंने आपको 5 टाइप के डेफिसिट बताए, जिसमें बजट डेफिसिट एक होता है, क्योंकि बजट डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिसिट नहीं होता है, ओवरऑल बजट का होता है, उसी के अंदर इंटरनल जो इफेक्टिव कंपोनेंट्स है वो यहां पे लिखे हैं, इसीलिए बजट डेफिसिट का ट्रेंड सरकार नहीं देती। डेफिनेशंस मैंने आपको सबकी बताई हुई है। बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट है इसका मतलब घाटा है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही होगी, तो मैंने डेफिनेशन बताई है बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। अब वो टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे, माइनस टोटल रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। उसके बाद जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था वो मैंने आपको फिस्कल डेफिसिट बताया था, और मैंने बताया था फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो बजट डेफिसिट में से जो बोरोइंग्स, नेट बोरोइंग्स गवर्नमेंट की जो होती है भारत सरकार की, उसको बोरोइंग्स को हटा देते हैं, उधारियों को हटा देते हैं, तो वो फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। क्योंकि उधारियां, आज कोई पैसा उधार लिया है या उधार दिया है वो रेवेन्यू नहीं है, वो कैपिटल है, क्योंकि वो पैसा जो उधार दिया है वो लॉन्ग टर्म में विद इंटरेस्ट वापस आएगा, और जो पैसा उधार लेके जो एसेट क्रिएट की जा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उससे रेवेन्यू क्या होगा, उससे इनकम जनरेट होगी लॉन्ग टर्म में। इसीलिए उधारियों को घाटे में काउंट नहीं किया जाता है। इसीलिए फिजिकल डेफिसिट मैंने बताया था, बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, और माइनस कर दें नेट बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब नेट बोरोइंग्स का मतलब कितना लिया है उधार, कितना दिया है उधार, उसकी नेट वैल्यू निकाल दें। ये डेफिनेशंस मैंने सारी लिखवाई हुई। तो फिस्कल डेफिसिट का बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट हर साल सरकार रखती है। इस साल फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है बजट 2025-26 में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.4% ऑफ, ध्यान रखना है 4.4% ऑफ जीडीपी, टोटल जीडीपी का जो घाटा होगा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा होगा, वो सरकार का कितना टारगेट रखा है 4.4% रखा है। क्लियर है? रिवाइज एस्टीमेट 2024-25 में इसको 4.8 कर दिया गया था, जबकि बजट एस्टीमेट में मैं लिख दे रहा हूं, ये बजट एस्टीमेट में 4.9 था, ध्यान रखना है। जब पिछले साल का सरकार ने बजट लाया था तो सरकार ने बोला था 4.9% ऑफ जीडीपी हम इस बजट डेफिसिट जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट को अचीव करेंगे। क्योंकि ये देखिए मैंने बताया था फिस्कल डेफिसिट, मैंने बोला था कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो बहुत ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। मतलब कोई भी सरकार अगर फिस्कल सरप्लस की स्थिति में, इसका मतलब वो अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं कर रही है। दुनिया की सारी सरकारों का घाटा होता है। घाटा सिंपल सी बात है, सरकार जितना इनकम जनरेट करती है उससे ज्यादा तेजी से पैसे को खर्च करती है और तेजी से इकोनॉमी को ग्रो कराती है। इसके लिए सरकार को लोन लेने पड़ते हैं। तो घाटा कम होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया था कि जो ऑप्टिमम जो बैलेंस पॉइंट माना जाता है कि फिस्कल डेफिसिट किसी भी इकोनॉमी के लिए कितना होना चाहिए, 1 to 2% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। उसके जीडीपी का 1 से 2% होना चाहिए। कोविड से पहले ये स्थिति थी कि भारत सरकार ने लगातार अपने घाटे को कम करके फिस्कल डेफिसिट को लगभग 3% के आसपास प्राप्त कर लिया था। लेकिन आपको पता है कोविड आया, कोविड में लॉकडाउन लगा, सरकार की सारी इनकम धराशायी हो गई और एक्सपेंडिचर बढ़ गए, सरकार को बढ़ गए, क्योंकि सरकार को लोगों को खाना देना है, तमाम तरीके की बेसिक सुविधाएं देनी है। तो इससे घाटा क्या होता रहेगा, दुनिया की सारी सरकारों का घाटा बहुत तेजी से कोविड में बढ़ा। भारत का, हमारे देश का जो बजट का घाटा था 2021, जो 20-21 का बजट था, और 20-21 का बजट तो कोविड से पहले ही आ गया था। 21-22 का जो बजट था उसमें देखा था कि 9% को भी क्या कर गया था, फिस्कल डेफिसिट पार कर गया था, जिसको सरकार लगातार कम कंट्रोल करते हुए कम करके कितना ला रही है। तो इस साल का टारगेट है 4.4, पिछले साल का बजट एस्टीमेट था 4.9, रिवाइज्ड में कितना 4.8। इसी तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट बताया मैंने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम या रिसीप्ट्स, उसका जो डिफरेंस है इसको याद रखना है। इस साल जीडीपी का 1.5% का टारगेट रखा है।
इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तो मैंने बताया ईआरडी क्या होता है, तो ईआरडी मैंने बताया था जब रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर देंगे क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकारों को जो भारत सरकार अनुदान देती है वो भारत सरकार के लिए तो रेवेन्यू है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट उससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है, डेवलप करती है, तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट में नहीं काउंट किया जाना चाहिए। इसीलिए एक और टर्म आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसका भी आपको याद रखना है 0.8% इस बार का रखा है। प्राइमरी डेफिसिट जिसको मैंने आपको बताया था प्राथमिक घाटा, क्लियर है, प्राथमिक घाटा मैंने आपको बताया था फिजिकल डेफिसिट में से, बजट डेफिसिट में से जब नेट बोरोइंग्स को माइनस करोगे तो फिजिकल डेफिसिट बताया था मैंने, और फिजिकल डेफिसिट में से जब नेट इंटरेस्ट पेमेंट को भी माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या, प्राइमरी डेफिसिट। नेट इंटरेस्ट पेमेंट सरकार को, भारत सरकार को कितना ब्याज मिला है, कितना ब्याज पे किया है, उसकी नेट वैल्यू, तो प्राइमरी डेफिसिट। तो इन सबका टारगेट इस साल के बजट का आपको याद रखना है, क्लियर। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने स्टामा करके रखा हुआ है क्या, फिस्कल डेफिसिट का तो टारगेट आपको पता होना ही चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन क्या पूछता है वो मैं बता देता हूं। इस बार साल का जो बजट है 2025-26 का, उसका ये ग्राफ दिया हुआ है कि इस 25-26 में सरकार ने जितना इनकम जनरेट करने की बात कही है, जितना रिसिप्ट है सरकार की कि इतना पैसा प्राप्त करेंगे, क्लियर है, वो पैसा आएगा कहां से, रूपी कम्स फ्रॉम, सरकार ने ये बताया है कि हम इतना कमाएंगे और इतना खर्च करेंगे, कहां कहां खर्च करेंगे ये बताती है, कहां से कमाएंगे ये बताती है। तो ये पूछ लेता है कि इस साल के बजट में 25-26 के बजट में ये बताओ सरकार के टॉप 3 या टॉप जो सबसे हाईएस्ट है कहां से पैसा रिसीप्ट आने वाली है, याद रखना है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा 24% सरकार की रिसीप्ट आएगी कहां से, 24% यहां पे लिखा है, आपने देखा होगा, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। तो 24% जो इनकम, जो टोटल रिसीप्ट है उसका 24% सरकार क्या करेगी, बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज से प्राप्त करेगी। दूसरे नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा सोर्स क्या है पैसे का, रिसिप्ट का, इनकम टैक्स। और तीसरा सबसे बड़ा यहां पे क्या लिखा है देखिए, जीएसटी एंड अदर टैक्स। चौथा क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, निगम कर कहते हैं। कंपनियों के प्रॉफिट पर, एनुअल प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स मैंने आपको पढ़ाया, क्लियर है। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ये टॉप 3 रिसोर्सेज आपको याद रखने हैं सरकार की इनकम के। ऐसे ही रुपीज गोज टू, मतलब सरकार कहां कहां रुपए को खर्च करेगी, पैसा कहां जाएगा, सरकार किस तरीके से जो टोटल कमाएगी उसमें टोटल एक्सपेंडिचर में जो सरकार ने अपना एस्टिमेट दिया है बजट का, वो कहां कहां खर्च कर रही है। टॉप 3 तो आपको याद होने चाहिए। देखिए सबसे ज्यादा सरकार पैसा खर्च कहां करेगी इस पूरी इनकम में से, स्टेट का जो शेयर है टैक्सेस का और ड्यूटीज का, तो 22% पैसा इसमें से स्टेट का जो शेयर है उसको ट्रांसफर कर देगी, क्लियर। फाइनेंस कमीशन के थ्रू, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है टैक्सेशन में, उस इकोनॉमी का जो क्रैश कोर्स है वो वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा हमारे ऑफिसर्स बैच से जुड़ सकते हो, तो उसमें मैंने बहुत ब्रीफली इन सब चीजों को क्लियर किया, कवर किया। स्टेट शेयर सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे दूसरा क्या है देखो, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज जो लोन लिया है सरकार उसका सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे ब्याज को क्या करना है, भुगतान करना है। और तीसरा नंबर किसका है, ये देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 16%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 16। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मैंने आपको पढ़ाया है इकोनॉमी में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां 100% पैसा, उस स्कीम का सारा वर्डन, सारा खर्च कौन पे करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी स्कीम को सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। और जहां राज्य सरकार और भारत सरकार मिलके उस स्कीम में जो खर्च हो रहा है उस पैसे को एक रेशियो में डिवाइड करके खर्च करते हैं। कुछ लायबिलिटी, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार लेती है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स लेती हैं, उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो रेशियो होते हैं वो 3 होते हैं, 50:50, 60:40 और 75:25। ये 3 हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट एडॉप्टिव रेशियो है वो ये है
60% स्कीम के एक्सपेंडिचर का भारत सरकार देती है और 40% कौन देती है? स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, याद रखना। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन, देखिए यहां पे लिखा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% सरकार खर्च करेगी। जो एक और इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इस बार डिफेंस में कितना खर्च कर रही है, तो डिफेंस में 8% खर्च कर रही है। और यह भी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ लेता है इस बार सरकार जो सब्सिडीज देगी, अलग अलग टाइप की सब्सिडी देती है, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, ये सब्सिडी में कितना खर्च कर रही है? 6% खर्च कर रही है। चलिए, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां से देखिए अलग अलग सेक्टर्स का, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का लिखा हुआ है कि सरकार कहां कितना खर्च करेगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पूछ लेता है इस बार भारत सरकार ने सबसे ज्यादा किसको पैसा खर्च करने के लिए दिया है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा इस बार के, हमेशा से रहा रहता है, हर साल सबसे ज्यादा जो बजट का हिस्सा जाता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को जाता है। कितना है? 4,91,732 करोड़। लाख करोड़ में है ये डेटा, किसमें है? लाख करोड़ में है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे किसको दिया है? रूरल डेवलपमेंट को दिया है। इस तरीके से सारा कुछ नहीं लिखना है, आपको टॉप याद रखना है। टॉप 3 आप याद रख सकते हो। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पे हम पार्ट 1 की ओर बढ़ रहे हैं। पार्ट 1 मैंने आपको बताया, पार्ट 1 जिसमें क्या आएगा? जिसमें सरकार अपना पूरा पार्ट ए और पार्ट बी में अभी बांटा था, जिसमें एक तरफ फाइनेंस बिल था और दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट था। तो मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सरकार गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी ला रही है, सरकार इस बजट में क्या नए इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रही है, सेक्टोरल प्रायोरिटीज क्या, रिसोर्सेज का एलोकेशन किस तरीके से कर रही है, पार्ट ए है। और फिर हम जब टैक्सेशन रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तो वो फाइनेंस बिल पार्ट बी का पार्ट। चलिए देखिए, पार्ट ए में सबसे पहला पॉइंट था, कहां गया ये? पार्ट ए में सरकार ने क्या है? इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट इस बार डिफाइन किया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस साल के बजट में सरकार ने विकास के इंजन्स कौन कौन से सेक्टर को रखा है? 4 सेक्टर को, बजट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है विकास के इंजन के रूप में। एग्रीकल्चर को, एमएसएमई को, इन्वेस्टमेंट को और एक्सपोर्ट को, इन्हीं 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करके पूरा पढ़ेंगे कि सरकार एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या करेगी, क्योंकि ग्रोथ के और डेवलपमेंट के इंजन्स बताया सरकार ने इस बार के बजट में। एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कहां कहां पे कर रही है सरकार, और एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या कर रही है, निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है। इसके अलावा फ्यूल के रूप में रिफॉर्म्स की बात की है सरकार ने। वो रिफॉर्म्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित होंगे, गवर्नेंस से संबंधित होंगे। गाइडिंग स्पिरिट के रूप में इंक्लूसिविटी की बात की है सरकार ने। और डेस्टिनेशन क्या है भारत सरकार का, अंतिम लक्ष्य क्या है भारत सरकार का, उस डेस्टिनेशन को डिफाइन किया है क्या? विकसित भारत @2047। जब हम आजादी की सेंचुरी वर्ष मना रहे होंगे, आजादी के 100वें साल में प्रवेश करेंगे 2047 में, तब हमारा सपना है कि हम अपने देश को कैसा देखें? विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया देखें। और ये मैंने आपको कई बार बताया है, 2022 से लेकर 2047 के बीच के ये जो 25 साल हैं, इन्हीं को सरकार ने अमृत काल कहा है, गोल्डन एरा है, स्वर्ण काल है हमारे देश का, जहां हम एक सुपर पावर कंट्री के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, विकसित भारत के रूप में खुद को डेवलप करेंगे। क्लियर? ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ विकसित भारत सरकार ने क्या बताया? इसमें जीरो पॉवर्टी को करना है। पॉवर्टी ये एसडीजी गोल भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको बताया है कई बार, 17 गोल्स हैं, इकोनॉमिक्स में पूरे पढ़ाए हैं मैंने ऑफिसर्स बैच में। आप 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है और आपको 17 के 17 डेवलपमेंट गोल्स आपको पता होने चाहिए। मैंने वो बहुत इजीली एक एक वर्ड में वो ट्रिक आपको बताई है किस तरीके से 17 के 17 गोल्स को याद रखना है ऑफिसर्स बैच में। जीरो पॉवर्टी करना है सरकार को, 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन देना है। ये भी स्कूल एजुकेशन सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब तक पूरे करने हैं? 2030 तक पूरे करने। एक्सेस टू हाई क्वालिटी, एफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना है, सस्ती हो, एफोर्डेबल हो और अच्छी क्वालिटी की हो, ये भी एक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। क्लियर है?
स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। अगर भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनना है बहुत बड़ी, चाइना को रिप्लेस करना है, एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है, तो हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना होगा। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो वर्क फोर्स होगा, जो लेबर फोर्स होगा, उसको स्किल्ड करना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा भारत सरकार इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सेवेंटी 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब महिलाओं का पार्टिसिपेशन, इसको बढ़ाते हुए लेबर फोर्स में महिलाओं के पार्टिसिपेशन को 70% तक पहुंचाना है, जिससे महिलाएं भी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट इंजन बने। भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईएमएफ की जो एक्स चीफ रही है, आईएमएफ की एक्स एमडी जो रही है, क्रिस्टीना लेगार्ड, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने बोला भी था अगर महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, भारत की इकोनॉमी में महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बराबरी का हो जाए पुरुषों के, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 25 से 27% तक इंक्रीज कर सकती है। फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो फार्मर्स को एम्पावर करना है, उनकी इनकम को डबल करना है, उन्हें जो आजकल जो हमारे देश में कहा जाता है किसान गरीब है, उसको अमीर रिच फार्मर के रूप में कन्वर्ट करना है। देखिए अगला, द बजट प्रपोजेस डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के बजट में किन पे फोकस किया गया है? गरीब पे फोकस किया गया, यूथ पे फोकस किया गया, अन्नदाता मतलब फार्मर्स पे, और नारी मतलब महिलाओं पे। ये चार, और आपने सुना भी होगा प्रधानमंत्री जी ने भारत में बोला था ये 4 जातियां हैं। ये भारत में जो जाति व्यवस्था है, इसको प्रधानमंत्री ने बोला था ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और भारत में केवल 4 जातियां होनी चाहिए। वो 4 जातियां कौन सी होनी चाहिए? गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी। इन्हीं के एम्पावरमेंट, इन्हीं के डेवलपमेंट, इन्हीं के सशक्तिकरण पे फोकस करना चाहिए सरकारों को और देश को और समाज को। चलिए अब 4 इंजन बताए हैं, अलग अलग इंजन की बात कर लेते हैं। पहले इंजन की बात कर रहे हैं, बजट का पहला इंजन, डेवलपमेंट का पहला इंजन सरकार ने एग्रीकल्चर बताया। और एग्रीकल्चर में इस बार सरकार ने क्या क्या प्रोविजंस किए देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम लॉन्च की है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस साल के बजट में आई है। ये बेस्ड है किस पर? डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। आपने सुना होगा भारत सरकार एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रही है, जिसमें भारत के 100 से ज्यादा जो सबसे पिछड़े जिले हैं उनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाता है। 112 या 113 जिले, क्लियर है? वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के अंतर्गत उन जिलों को शामिल किया गया जो देश के सबसे बैकवर्ड है। उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया जा रहा है किसमें? उनके फिजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। मैंने बताया 2 टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक फिजिकल या इकोनॉमिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन एयर और क्लीन एयर या कह सकते हो क्लीन एनवायरमेंट आता है। स्किल डेवलपमेंट उसमें आता है। फिजिकल डेवलपमेंट में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब जो है आप कह सकते हो टेलीकॉम सेक्टर, ये सारे किस में आते हैं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है, इंस्पिरेशन कहां से ली है इस प्रोग्राम की? तो इसी तरीके से भारत में एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, क्लियर है? और किसानों की जो समस्या है ओवरऑल हॉलिस्टिक उसका सोल्यूशन किया जाएगा। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसी की तरह भारत में बोथ सेक्टर्स, बोथ जिले भारत में क्या किया जाएगा? उनको चिन्हित किया जाएगा जहां किसान जो है क्या है? पिछड़े हैं, जहां किसान गरीब हैं, और उन किसानों के एम्पावरमेंट की बात की जाएगी। सक्सेस ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पे इसको क्या किया गया है? बढ़ावा दिया गया है। कवरेज क्या है? थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग, सारी आज के टाइम की जितनी भी भारत सरकार की एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ज किया जाएगा और उनको कन्वर्ज करके एक साथ मर्ज करके किसानों को उन सारी स्कीम से बेनिफिशियरी के तौर पे जोड़ा जाएगा। एंड स्पेशलाइज्ड मेजर द प्रोग्राम विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स, भारत के 100 जिलों को कवर करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना स्टार मार्क कि एस्पायरेशनल एग्रीकल्चर, एस्पायरेशनल जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो किनको कवर करेगा? 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा। वो डिस्ट्रिक्ट जहां का किसान गरीब है,
जहां किसान की प्रोडक्टिविटी लो है, जहां मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं, जहां किसान के लिए लोन की अवेलेबिलिटी क्या है, बहुत आसान नहीं है बैंकों से। इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को 100 डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस किया जाएगा और टारगेट है भारत के लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को इससे जोड़ा जाए। एम क्या है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का? देखिए सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन करना है, विविधता पूर्वक जो है विविधीकरण करना है। किसान एक टाइप की फसल ना उगाए, कई सारे टाइप की फसल उगाए, जिससे एग्रीकल्चर सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्लियर है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और किसान का क्या होता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। वो कैश क्रॉप्स भी उगाए, वो सीरियल क्रॉप्स भी उगाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाए, जिससे कि कल को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट क्या हो, कम से कम हो सके। ऑगमेंटेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत लेवल एंड ब्लॉक लेवल, ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मतलब है गांव-गांव लेवल पर, पंचायत और ब्लॉक लेवल पर सरकार क्या बनाएगी, एग्रीकल्चर इंफ्रा को डेवलप करेगी। कृषि अवसंरचना क्या डेवलप करेगी, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स बनाएगी, शीत भंडार गृह बनाएगी, स्टोरेज बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेज बनाएगी, जिससे कि किसान फसल को काटे तो उनमें स्टोर कर सके। अभी समस्या क्या है, अभी सबसे बड़ी समस्या है देश का लगभग 83 to 85% किसान क्या है, बात का 83 to 85% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, छोटा और लघु एवं सीमांत किसान है, बहुत छोटी छोटी जमीन है जिसके पास, और चूंकि उसकी पूरी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसीलिए वो किसान क्या करता है, फसल काटता है। अब उसके पास स्टोरेज हाउस नहीं है, उसके पास फसल रखने के लिए नहीं, तो उसे मजबूरी में वो फसल तुरंत क्या करनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। चूंकि उस समय सप्लाई सीजन होता है, एक साथ हार्वेस्टिंग हो रही होती है एग्रीकल्चर की, तो सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट में उस समय प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसे मजबूरी में सस्ते में क्या करना पड़ता है, अपना प्रोडक्शन बेचना पड़ता है। व्यापारी उसको उस सप्लाई चेन का, सप्लाई डिमांड और सप्लाई के गैप का फायदा उठाते हैं, सस्ते में खरीदते हैं। व्यापारियों के पास बड़े बड़े स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां रखते हैं और ऑफ सीजन में जाके उसी को महंगे दाम में बेचते हैं। तो ये फायदा सरकार चाहती है किसान को मिले, इसीलिए सरकार काम कर रही है पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज पर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर। सरकार गांव गांव इरिगेशन फैसिलिटीज, हर किसान तक इरिगेशन की सुविधा पहुंचा रही। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना इसका एक एग्जांपल है। फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सरकार बैंकों के जरिए किसानों को जोड़कर क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराए, लोन की सुविधा उपलब्ध कराए। केसीसी आपने सुना होगा, और इस साल के बजट में आगे प्रोविजन होगा भी, मैं लिख दे रहा हूं। सरकार ने 3 लाख रुपए का जो लोन देती थी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत, सब्सिडी देती थी इंटरेस्ट पे, सरकार सस्ते में लोन प्रोवाइड कराती थी किसानों को, उस किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 5 लाख कर दिया, 3 लाख से बढ़ा के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है केसीसी वाला। इसके अलावा मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है, टू बी लॉन्च्ड इन द पार्टनरशिप विद स्टेट्स। ये ध्यान रखना है, मल्टी सेक्टर रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस प्रोग्राम, ग्रामीण भारत को विकसित करना है। आपको पता है भारत गांव में बसता है, गांव को संपन्न कर देंगे, गांव को मजबूत कर देंगे तो भारत जो है मजबूत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एड्रेस अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो अल्प बेरोजगारी की समस्या है, जिसको मैंने आपको पढ़ाया भी, एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बेरोजगारी के कौन सा फीचर है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लियर है। तो उसके अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या को स्किलिंग के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, टेक्नोलॉजी और रेटिंग दी रूरल इकोनॉमी, इनोवेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ना, इनोवेशन से जोड़ना रूरल इकोनॉमी को। ये पर्पज के साथ मल्टी सेक्टोरल रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। गोल क्या है, टू जनरेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया, सो दैट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो शहरों की ओर गांव से माइग्रेशन बढ़ रहा है, जिससे ओवर अर्बनाइजेशन की समस्या क्रिएट हो रही है, क्योंकि गांव में अगर रोजगार के विकल्प उपलब्ध करा दोगे तो ये माइग्रेशन, ये प्रवसन क्या हो जाएगा, शहरों, गांव से शहरों की ओर ये बंद हो जाएगा, जिससे शहरों पे भी बर्डन कम हो जाएगा और गांव में भी लोगों की जिंदगी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो माइग्रेशन इज एन ऑप्शन बट नॉट अ नेसेसिटी, क्लियर है। आवश्यकता ना बने, ऑप्शन बने कि भाई कोई जाना चाहता है शहर की ओर तो जाए, अदरवाइज मजबूरी में कोई रोजगार की तलाश में कोई गांव से शहर की ओर ना जाना पड़े, गांव में उसे रोजगार प्रोवाइड कराया जाए। फर्स्ट पेज में 100 डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को इसको कवर किया जाएगा, और इसमें रूरल वुमेन्स को, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो आ रही है,
महिलाओं के लिए क्या एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जा रहे हैं। यंग फार्मर्स को इससे जोड़ा जाएगा, रूरल यूथ को, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फैमिलीज को इससे जोड़ा जाएगा। दालों में, पल्सेस में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आपको पता है भारत लगभग 50 से 60% अपनी दालों की जो कंजप्शन है उसको क्या करता है, हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब आधी कैपेसिटी में हम प्रोडक्शन करते हैं, आधे को इंपोर्ट करना पड़ता है, विदेशों से हमें आयात करना पड़ता है। तो दालों के मामले में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने इस बजट में क्या किया है, एक मिशन लॉन्च किया है 6 साल के लिए। फोकस करेगा तूर मतलब अरहर, जिसे आप अरहर की दाल कहते हो, तूर कहते हैं, उड़द और मसूर, इन 3 पे फोकस करेगा। क्लियर है। पर्पज क्या होगा, जो किसान क्या करेंगे, इन दालों का प्रोडक्शन करेंगे, उन किसानों को सरकार क्या करेगी, उन किसानों की उस फसल को सरकार एमएसपी पे प्रिक्योर करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रिक्योर करेगी। देखिए लिखा अनलिमिटेड प्रिक्योरमेंट, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, जितना प्रोडक्शन होगा सब सरकार, क्योंकि सिंपल सी बात है हम विदेशों से मंगा रहे हैं, ज्यादा है, हमारे किसान भाई खुद क्या करें, प्रोड्यूस करें। अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज 3 पल्सेस बाई सेंट्रल एजेंसीज नेफेड और एनसीसीएफ, किस पे खरीदती हैं ये, भारत सरकार की एजेंसियां, एमएसपी पे, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years के लिए फॉर फार्मर्स हु रजिस्टर विद दीज एजेंसीज एंड एंटर इनटू एग्रीमेंट। लेकिन इसके लिए किसानों को क्या करना पड़ेगा, इन एजेंसीज के अंडर में रजिस्टर होना पड़ेगा। क्लियर है। एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, किसके लिए, पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए। कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, भारत में कपास के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कपास एक रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वस्त्र उद्योग का रॉ मटेरियल यहीं से आता है। और आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला एक सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सरकार ने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी 5 साल के लिए स्टार्ट किया है, टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज। क्लियर है। इसके लिए 5F विजन दिया है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है 5F विजन इस बार के बजट में किससे संबंधित है, मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी। 5F फॉर्मूला क्या है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। क्लियर है। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। फॉरेन का मतलब यहां पे किससे है, हम टेक्सटाइल का क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे। फैशन इंडस्ट्री का मतलब आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, उसकी बात कर रहे हैं। तो फार्म मतलब एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाएगा, कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, उससे फाइबर जनरेट करने के प्रोडक्शन को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैक्ट्री डेवलप हो सके उसकी, और उसको फैशन टेक्नोलॉजी से मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो है गारमेंट से जोड़ा जाएगा, और फिर एक्सपोर्ट पर फोकस किया जाएगा। तो 5F विजन भी पूछ सकता है। अगला देखिए, फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज फ्रॉम इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये मैंने आपको पढ़ाया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां होते हैं, बॉर्डर बाउंड्री का पार्ट है, कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक मैंने आपको पढ़ाया। जब जीडीपी वाला चैप्टर पढ़ाया था किस तरीके से जीडीपी कैलकुलेट होती है, तो जीडीपी में किस तरीके से डोमेस्टिक बाउंड्री कैलकुलेट होती है, वहां पे मैंने आपको बाउंड्री कैसे कैलकुलेट होती है उसमें बताया था, बॉर्डर बाउंड्री में। क्लियर है। वाटर बाउंड्री क्या होती है, किसी भी देश की वाटर बाउंड्री मैंने बताया था 12 नॉटिकल माइल तक होती है कोस्ट लाइन से, और 12 फिर कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक उस देश का क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां उस देश को सारे इकोनॉमिक राइट्स उस देश के होते हैं, जिसका वो EEZ होता है। तो इस EEZ में हाई सी कहते हैं, हाई सी और EEZ में फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। क्लियर है। और फोकस एरिया कौन से हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारे हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे, उन पर फोकस किया जाएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंडिया रैंक दूसरा सबसे बड़ा ग्लोबल फिश प्रोड्यूसर है, ध्यान रखना है। मतलब फिश के मामले में, फिश प्रोडक्शन के मामले में भारत हमारा देश दूसरे नंबर पे, ध्यान रखना। और भारत के इस समय सी फूड एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है, 60,000 करोड़। चलिए अदर की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी लॉन्च किया गया है इस बार के बजट, जिसका पर्पज है क्या, वेजिटेबल और फ्रूट्स के प्रोडक्शन को क्या करना, बढ़ावा देना। क्योंकि ये वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, कैश क्रॉप्स में आते हैं, नकदी फसलों में आते हैं,
हॉर्टिकल्चर का ये पार्ट है और अच्छा मुनाफा, अच्छा पैसा, मोटा पैसा इसके प्रोडक्शन से मिलता है। तो किसानों को क्या करना है, एम्पावर्ड करना है इसके जरिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार को फोकस किया है सरकार ने, मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश किया है। भारत में जो टोटल मखाने का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 80 से 90% मखाना कहां प्रोडक्शन होता है, बिहार में होता है। भारत का पहला मखाना बोर्ड कहां बनाया जाएगा, बिहार में बनाया जाएगा। यह इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्लियर है। और वहीं पर मखाना बोर्ड बना के वहीं पे प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा मखाने के, वहीं पे प्रोसेसिंग की जाएगी, वैल्यू एडिशन किया जाएगा, वहीं से मार्केटिंग की जाएगी और उसको फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड, हाई प्रोडक्टिविटी वाले, हाई यील्ड वाले सीड्स को डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने पढ़ाया आपको ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका नाम ही था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोग्राम। तो हाई प्रोडक्टिव मतलब हाई प्रोडक्टिविटी वाले सीड्स को, बीज को तैयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स। इट एम्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च इकोसिस्टम, इसको बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसे बीज तैयार किए जाएंगे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, मतलब जिन पे ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ना हो, क्लियर, जो पेस्ट रेजिस्टेंस हो, जिनके अंदर कीटनाशकों की प्रतिरोधक क्षमता हो, कीट रेजिस्टेंस हो, क्लियर। देखिए ये चीज मैंने बताई थी। एनहेंस क्रेडिट थ्रो किसान क्रेडिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी लिमिट कितनी कर दी है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का मतलब ये होता है कि जो केसीसी के अंतर्गत किसान लोन लेता है उसमें इंटरेस्ट रेट होता है 9%। कितना होता है भैया, 9% होता है। अगर किसान एक साल के अंदर, अभी तक 3 लाख का लोन मिलता था किसान, जो बढ़ा के इस साल 5 लाख कर दिया गया लिमिट केसीसी की, अगर किसान एक साल के अंदर उस लोन को रीपे कर देता है तो उसे केवल 4% इंटरेस्ट ही देना पड़ता था। इसका मतलब बीच का 5% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत कौन देती है, सब्सिडी देती है भारत सरकार, जिसकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी है, 5 लाख कर लिए, ध्यान रखना। अच्छा ध्यान रखना है, केसीसी पहले केवल किसानों के लिए था जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते थे, लेकिन इसको पिछले कुछ सालों से इसको फिशरीज के लिए भी बढ़ा दिया और डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए भी बढ़ा दिया। मतलब एनिमल हस्बेंड्री से, एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व किसान भी केसीसी ले सकते हैं और फिशिंग में इन्वॉल्व किसान भी क्या ले सकते हैं, केसीसी ले सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया प्लांट टू बी सेटअप एट नामरूप। भारत में यूरिया फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के नामरूप में एक नया यूरिया प्लांट बनाया जाएगा। इससे पहले भारत में जो यूरिया प्लांट्स हैव बीन रिवाइव्ड किए गए हैं, जो पहले से थे, उनको क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया गया है। कहां पे हैं, जिनकी चर्चा बजट में है, सिंदरी, झारखंड के सिंदरी में है, बिहार के बरौनी में, आपने बरौनी में बिहार में रिफाइनरी सुनी होगी, बहुत फेमस है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, रामागुंडम तेलंगाना में है और उड़ीसा के तलचर में ये यूरिया प्लांट्स है। एक नया यूरिया प्लांट कहां पे, नामरूप, असम में। नाउ सेकेंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग, है ना, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग का बेस है, आधार है ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, एमएसएमई। अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है, चाइना को रिप्लेस करना है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनना है, तो एमएसएमईज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। एमएसएमईज की जो क्लासिफिकेशन था, जो डेफिनेशन थी, उसमें चेंज किया गया है। इसमें डेफिनेशन में, क्लासिफिकेशन में इस बार क्या किया गया है, चेंज किया गया है। देखिए 2 टाइप से एमएसएमईज को क्लासिफाई किया जाता है, एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में और एक टर्नओवर के फॉर्म में। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है, सबसे छोटी, लघु और मध्यम श्रेणी की। अब तक यह था कि अगर 1 करोड़ के, माइक्रो इंडस्ट्री वो कहा जाती थी जहां पे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था और 5 करोड़ जिसका टर्नओवर होता था, जिसको बढ़ा के 10 कर दिया गया। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसको बढ़ा के 2.5 कर दिया गया।
सेम स्मॉल में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, जिसको बढ़ा के क्या किया गया है, 25 कर दिया गया है, और मीडियम में 50 करोड़ से बढ़ा के 125 करोड़ कर दिया गया। क्लियर है? टर्नओवर वाला ध्यान रखना है, 50 करोड़ होता था स्मॉल का, जिसको बढ़ा के 100 कर दिया गया, और 250 होता था, जिसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 500। मतलब जहां सिंपल से याद रखने का तरीका है, इसको जस्ट डबल कर दिया गया है। क्लियर है? और यहां पे आप याद रख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, 5 माइक्रो हो गए 50, सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई बाई 10 हो रहा है, और यहां पे मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है। 5, 50 और 250, 250। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनहेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर। ठीक है, सरकार एक गारंटी, मतलब सरकार क्रेडिट गारंटी स्कीम्स चला रही है एमएसएमईज के लिए, जिसमें गारंटर के तौर पे सरकार क्या है, बैंकों को कहती है कि आप लोन दो एमएसएमईज को, गारंटर के तौर पे सरकार उसकी गारंटी लेती है। क्लियर? तो गारंटी, क्रेडिट गारंटी कवर को भी क्या किया गया, रिवाइज किया गया, 5 से 10 करोड़ कर दिया गया, 10 से 20 करोड़ स्टार्टअप्स के लिए कर दिया गया। क्लियर? ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, अभी केसीसी सुना था, इसके अलावा क्या किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माइक्रो इंटरप्राइजेज जो होंगे, सूक्ष्म एमएसएमई में जो सबसे छोटे होंगे, उनके लिए क्रेडिट कार्ड का प्रोविजन इस बार किया गया है, और 5 लाख की लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी इसमें। और जो उद्यम पोर्टल, जो एमएसएमई के लिए उद्यम पोर्टल है, उस पर ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और पहले साल में 10 लाख कार्ड्स को इशू किया जाने का टारगेट रखा गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को भारत में बढ़ावा देने के लिए आपको पता है स्टार्टअप इंडिया मिशन चलाती है सरकार। स्टार्टअप इंडिया 2016 में मोदी जी ने लॉन्च किया था इसको। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फंड ऑफ फंड बनाया गया है। कितने हजार करोड़ का, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने हजार करोड़ का स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फंड बनाया गया? 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड बनाया गया। इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो महिलाएं हो सकती हैं जिन पर फोकस किया जाएगा, वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के सेक्शन से संबंधित लोग हो सकते हैं, इनके लिए इट विल प्रोवाइड टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़ रुपए तक का अगले 5 साल के लोन प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ने क्या किया है। इसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पे, इसके लिए सरकार की स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की तर्ज पर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जो महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, और एससी और एसटी समुदाय के जो लोग हैं, इनमें एंटरप्रेन्योरशिप को क्या देती है, बढ़ावा देती है ये स्कीम, उद्यमिता को बढ़ावा देती है ये स्कीम स्टैंड अप इंडिया। जो देश के लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स है, लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स का मतलब, लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पर ज्यादा, वो ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जहां पे लेबर ज्यादा इन्वॉल्व होती है, जैसे लेदर इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्लियर है? ये सारी, जैसे एमएसएमईज में बड़े पैमाने पे, लेकिन एमएसएमईज में अगर डिवाइड करोगे तो लेदर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये एक बहुत लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर का पार्ट है, इंडस्ट्री का पार्ट है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, वहां एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, वहां एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए क्या, फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री को फोकस किया जाएगा। क्लियर है? यहां की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा टॉय इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर टॉयज। आपको पता होगा कोविड से पहले भारत, हमारा देश लगभग 80 से 90% टॉयज का चाइना से इंपोर्ट करता था, और कोविड में हमने मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया। टॉय इंडस्ट्री में सरकार ने बड़े पैमाने पे मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया। सरकार एक स्कीम लेके आई थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, PLI स्कीम, कोविड के समय, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए PLI स्कीम, प्रोडक्शन, कोविड के टाइम में ये स्कीम लेके आई। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ, सरकार इस स्कीम को लेके आई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव्स। जितना नया प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे लिंक सरकार क्या देगी, उस इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स देगी। और इस स्कीम का बहुत बड़ा फायदा हुआ और आज हम लगभग 80 to 90% टॉयज जो कंज्यूम करते हैं हमारे यहां पे, उनके क्या बन चुके हैं, हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं उनके प्रोडक्शन। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार चाहती है कि भारत को टॉय इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बना दिया जाए, क्योंकि यहां भी बड़े पैमाने पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। इसी के लिए सरकार क्या कर रही है, एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज लेके आ रही है। इसके अलावा इसी लेबर इंटेंसिव सेक्टर के रूप में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के संबंध में आपको पता है प्रधानमंत्री संपदा योजना चलाई जा रही है। संपदा स्कीम याद रखना है। प्रधानमंत्री संपदा योजना किससे संबंधित है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इसी प्रधानमंत्री संपदा स्कीम के बहुत सारे सब कंपोनेंट हैं, जिसमें मेगा फूड पार्क स्कीम शामिल है। मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। मेगा फूड पार्क बेसिकली एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार जो है डेवलप करके देगी। इसके अलावा बहुत सारे इस सेक्टर के जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसकी स्किल डेवलपमेंट को, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पे सरकार क्या कर रही है, फोकस कर रही है। क्लियर है। इसके अलावा क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही सरकार। क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर हम क्या कर सकते हैं, कार्बन इमिशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो इसके लिए सोलर पैनल, सोलर फोटोवोल्टिक सोलर सेल्स के जो है इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही है। ईवी व्हीकल्स को, बैटरीज को बढ़ावा दे रही है। क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइजर्स को, कंट्रोलर्स को, इनके प्रोडक्शन को मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा दे रही है। विंड टर्बाइन को बढ़ावा दे रही है जिससे विंड पावर का प्रोडक्शन किया जा सके। चलिए थर्ड इंजन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट के थर्ड इंजन के रूप में सरकार ने इन्वेस्टमेंट की बात की है। और इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे करना है, किन अलग अलग सेक्टर में करना है। इन्वेस्टमेंट केवल इकोनॉमी में, केवल इंडस्ट्री में नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट पीपल पे भी करना है। पीपल पे इन्वेस्टमेंट के लिए एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हेल्थ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना है और इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना है। देख ली, लोगों पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 पोषण स्कीम, आपको पता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत सरकार पोषण स्कीम चलाती है। हर व्यक्ति तक क्या न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जा सके फूड के रूप में। सपोर्ट टू ओवर 8 करोड़ चिल्ड्रंस इसमें कवर किए जाते हैं। 1 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग मदर्स को इसमें क्या किया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र, आपने सुना होगा आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषण आहार प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इनके लिए। क्लियर। इसके अलावा इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, ये मिशन आपको पता है नीति आयोग चला रहा है एक मिशन जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। कौन चला रहा है, नीति आयोग। इसी अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल कहा जाता है शॉर्ट में से, अटल टिंकरिंग लैब्स खोली जा रही हैं। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली जा रही हैं और इन अटल टिंकरिंग लैब्स का पर्पस क्या है, कोई पूछे तो आंसर क्या दोगे, इनोवेशन स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेशंस को बढ़ावा देना। इनोवेशन या स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, मतलब इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देना, इंक्यूबेशन को बढ़ावा देना, ये इसका पर्पस। कितनी, अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों में इस अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को खोला जाएगा। इसके अलावा हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए आपको पता है भारत नेट प्रोजेक्ट चला रही भारत सरकार। भारत नेट प्रोजेक्ट का पर्पस है गांव गांव तक ब्रॉडबैंड की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा देना और इसके अंतर्गत टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को रूरल एरियाज में इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा से जोड़ना है
भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकता है। भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है? भारत की गांव-गांव को ब्रॉडबैंड की, वाईफाई, इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का प्रोजेक्ट। अगला, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम की चर्चा की गई। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का मतलब है बेसिकली जो हायर एजुकेशन है वो केवल उसके जो कंटेंट है, उसकी जो बुक्स हैं वो केवल इंग्लिश में ना हो, हर भारतीय भाषा में हो। हमारी जो शेड्यूल 8 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं का जिक्र किया है, उन भाषाओं में उस कंटेंट को, उन बुक्स को प्रोवाइड कराया जाए डिजिटल फॉर्म में। इसके लिए सरकार भारतीय भाषा पुस्तक मिशन लेके आई है, जिससे एजुकेशन और लर्निंग में यूथ के सामने, हमारे युवाओं के सामने कोई लिंग्विस्टिक बैरियर ना रहे, कोई भाषाई अवरोध ना रहे। टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। मैं सारी चीजों को पढ़ता नहीं हूं क्योंकि मैं उसी पहले ही उसको क्या कर देता हूं, आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर है? इसीलिए मैं चीजों को, कुछ लाइंस को छोड़ देता हूं क्योंकि वो चीज पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका होता हूं। नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस खोले जाएंगे स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ध्यान रखना है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपने सुना होगा, किसमें? स्किलिंग के लिए। आपको पता है जैसे आईआईटी है, जैसे आईआईएम है, जैसे आईआईएससी बेंगलोर है, इसी तरीके से सरकार ने स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए आईआईएस खोला है। आपको पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स खोले, मुंबई में, अहमदाबाद में, कानपुर में 3 खुल चुके हैं अब तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। इसी की तर्ज पे सरकार भारत में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाई जा सके, भारत को एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाया जा सके और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा किया जा सके, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग खोले जाएंगे। कितने? 5। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कितने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस और फॉर स्किलिंग खोले जाएंगे? 5। क्लियर? ध्यान रखना है। अगला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई। आज का टाइम की कटिंग एज टेक्नोलॉजी है एआई। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ठीक है, आज के टाइम की टेक्नोलॉजी है। इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखते हुए, फ्यूचर में इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, भारत में एआई को, इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए भी सरकार ने इस साल के बजट में 500 करोड़ का प्रोविजन किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई भी खोलने जा रही है सरकार। क्लियर? और देखिए, यूनियन बजट 2023-24 जो आया था 2 साल पहले, उसमें 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई फॉर एग्रीकल्चर खोले थे। हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज, मतलब अर्बनाइजेशन से संबंधित ये 3 खोले गए थे। क्लियर है? अब ये किसका खोला जा रहा है? ध्यान रखना, ये खोले जा रहे हैं एआई फॉर एजुकेशन के लिए। एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज या अर्बनाइजेशन से संबंधित 3 पहले से बजट 2023-24 में खोले जा चुके हैं। अब फोकस किया जा रहा है एआई फॉर एजुकेशन में, इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। इसके अलावा भारत में मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया है। मेडिकल एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए 10,000 नई एमबीबीएस की सीट्स को क्या किया जाएगा? ऐड की जाएंगी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में। क्लियर है? सरकार का पर्पज है अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीट्स को जनरेट करना। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट है, डे केयर कैंसर सेंटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कैंसर से निपटने के लिए, कैंसर की मरीजों की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर सरकार खोलने जा रही है। क्लियर? और 2025-26 इस साल, पूरे साल में सरकार का टारगेट रखा है सरकार ने 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स खोले जाएंगे। क्लियर? और अगले 3 साल में पूरे देश के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने का टारगेट है। अगला देखिए, पीएम स्वानिधि स्कीम। स्वानिधि स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम है, जो सड़क पे रेड़ी पटली वाले लोग होते हैं, उनके एम्पावरमेंट, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए स्कीम प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, पीएम स्वानिधि स्कीम। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है किससे संबंधित है? तो जो रेड़ी पटरी वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके एम्पावरमेंट से संबंधित है। इसको रिवैम्प किया गया है और इनके लोन्स के जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स इनके लिए 30,000 तक की लिमिट के जारी किए जाएंगे। सस्ते में इजीली लोन अवेलेबिलिटी इनको प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गिग वर्कर्स होते हैं, कौन से वर्कर्स? अच्छा, ये लिखा हुआ देखिए, गिग वर्कर्स। गिग इकोनॉमी का मतलब एक वर्ड आता है गिग इकोनॉमी।
गिग इकोनॉमी मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग होते हैं, काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग कैसे, मतलब जो टैक्सेशन के प्रोसेस से नहीं जुड़े हैं, जिनका पीएफ नहीं करता है, जिनकी सोशल सिक्योरिटी सिक्योर नहीं होती है। जैसे जो अलग अलग जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें काम करने वाले जो डिलीवरी बॉय हैं, वो सब क्या है, वो एक गिग इकोनॉमी का पार्ट है। गिग इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड इकोनॉमी एक्टिविटी संबंधित, मतलब फ्रीलांसिंग कह सकते हो आप। फ्रीलांसिंग जैसे मैं कोई जॉब कर रहा हूं, मैंने अगले 1 महीने किसी कंपनी में काम किया टारगेट बेसिस पे कि भैया ये वाला प्रोजेक्ट ले लिया, इसका इतना पैसा चाहिए, और फिर वो है कोई, अब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, फिर अगला प्रोजेक्ट जब आएगा टारगेट लूंगा, वो तब काम करूंगा। इस तरह की जो प्रोजेक्ट बेस्ड फ्रीलांसिंग बेस्ड इकोनॉमी होती है, गिग इकोनॉमी कहते हैं, जहां पर कोई जो है सोशल सिक्योरिटी सिक्योर नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेके आ रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो डिलीवरी बॉय जो काम करते हैं उनके लिए। क्लियर? इनके लिए जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उससे जोड़ा जाएगा इन्हें। जन आरोग्य योजना मतलब ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्कीम आपने सुना होगा, 5 लाख तक का फ्री इलाज 2018 में लॉन्च की गई स्कीम है, सुना होगा आपने, उससे इनको जोड़ा जाएगा। अगला, इकोनॉमी में इन्वेस्टिंग की बात करें, पीपीएल के बाद इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पीपीपी मॉडल पे सरकार काम कर रही है। पीपीपी आपको पता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां एक साथ आके क्या करती हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं, तो उसको पीपीपी मॉडल कहते हैं। क्लियर है? जिसमें दोनों पब्लिक और प्राइवेट मतलब सरकारी और प्राइवेट कंपनियां दो है, इन्वेस्टमेंट में शेयर अपना इन्वेस्ट करती हैं। अलग अलग जो है शेयर का मॉडल होता है पीपीपी मॉडल। ईच इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मिनिस्ट्री विल कम अप विद अ 3-year पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन पीपीपी मोड। और इसके लिए क्या है, स्टेट विल ऑल्सो बी एनकरेज टू सीक सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। ये बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में पीपीपी मॉडल पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, और इसके जरिए स्टेट्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो पीपीपी मॉडल, पीपीपी प्रपोजल्स को आगे बढ़ाएं, और इससे आसानी से आप क्या लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लोन सपोर्ट दे रही है सरकार, पैसा दे रही है। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रपोज किया गया है। सरकार 50 साल के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रपोज किए गए। इसके अलावा सरकार एसेट मोनेटाइजेशन कर रही है। एसेट मोनेटाइजेशन सेकंड ये प्रोग्राम है, पहला हो चुका है, सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लेके आई सरकार 2025 से 30 के लिए। लॉन्च टू क्लोज बैक कैपिटल 10 लाख करोड़ रुपए के न्यू प्रोजेक्ट के लिए एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन का बेसिकली पर्पज है, जो सरकार की एसेट है, जो अनयूज्ड एसेट है, पड़ी हुई है, उसका क्या हो, इंडस्ट्रियल यूज हो, उसका इकोनॉमिक यूज हो, उससे सरकार को क्या मिले, पैसे मिले। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा रेलवे के पास भारत में बहुत ज्यादा जमीन है, सबसे ज्यादा, जहां तक मुझे याद है आर्मी और सेना, और रेलवे के पास जो टॉप 2 है लैंड होल्डर्स वो आर्मी और सेना है, सेना और रेलवे है। तो रेलवे के पास आपने जमीन देखी होगी, बहुत सारी रेलवे पटरियों के आसपास जमीन पड़ी रहती है। तो क्यों ना इस जमीन का क्या हो जाए, यूज किया जाए। कैसे यूज किया जाए, उस जमीन को, सरकारी जमीन है, सरकार उसका मोनेटाइजेशन कर दे और किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को लीज पर दे दे, उससे पैसा वसूले, और वो प्राइवेट इंडस्ट्री वहां पे इंडस्ट्री लगाए, तो उस जमीन का सही यूज किया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, सरकार को उस खाली पड़ी जमीन से रेवेन्यू जनरेट होगा, सरकार की इनकम बढ़ेगी, तो सरकार एक्सपेंसेस ज्यादा करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, अपने खर्च बढ़ाएगी। साथ ही साथ वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार क्रिएट होंगे, उस सेक्टर में इंडस्ट्रियल, उस क्षेत्र में, उस रीजन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की सरकार स्कीम लेके आई है। इसके अलावा जल जीवन मिशन, आपको पता है 2019 में लॉन्च किया गया जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल मिशन है। ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, हर घर नल से जल मिशन है। इसमें 100% कवरेज, हर घर तक क्या पहुंचाना है, टैप वाटर पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है, टैप वाटर पहुंचाना है, टंकी से पानी पहुंचाना है।
जिससे उन्हें स्वच्छ पीने का पानी अवेलेबल हो, क्वालिटी वाटर अवेलेबल हो। टू अचीव 100% कवरेज द मिशन इज एक्सटेंड, इसको 2024 तक का था ये टारगेट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ा दिया गया है? 2024 तक का था, जिसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है, और इसको जन भागीदारी आंदोलन के तौर पे प्रमोट कर रही है सरकार। 2024 तक, 2019 में ये लॉन्च हुआ था, 2024 तक भारत के 15 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में लगभग 80% रूरल इंडिया को ये कवर कर चुका है। टैप वाटर कनेक्शंस को प्रोवाइड कराया जा चुका है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्बन जो अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको काउंटर करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अर्बन चैलेंज फंड बनाया जा रहा है। अर्बनाइजेशन की जो चैलेंजेस हैं आज के टाइम में, उससे निपटने के लिए कितना, 1 लाख करोड़ का। इंप्लीमेंट द प्रपोजल फॉर द सिटीज एज अ ग्रोथ हब, शहरों को ग्रोथ का हब बनाना है, क्रिएट करना है रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड वाटर एंड सैनिटेशन पे खर्च करना है। क्लियर। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, स्टेट्स के लिए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, विद्युत जो प्रोडक्शन, पावर प्रोडक्शन के सेक्टर में जो रिफॉर्म्स के लिए एडिशनल बोरोइंग्स ऑफ 0.5% ऑफ स्टेट जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विल बी अलाउड टू स्टेट्स। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, बिजली क्षेत्र के रिफॉर्म्स के लिए स्टेट्स को अलाउ किया गया है कि वो अपनी जीएसडीपी का 0.5% तक क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। क्लियर, ये याद रखना है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। लेकिन ये पैसा कहां खर्च किया जाएगा? उस राज्य में पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में खर्च किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर मिशन, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। भारत में न्यूक्लियर प्लांट्स को बढ़ावा देना है, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। टारगेट रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विकसित भारत 2047 का टारगेट रखा गया, तब तक भारत में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्टिविटी जो है, पोटेंशियल को, जो है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक प्राप्त करना है। क्लियर। इसके लिए अमेंडमेंट किया जा रहा है एटॉमिक एनर्जी एक्ट में और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये 2 एक्ट में बदलाव किया जाएगा। क्लियर। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर रिएक्टर्स, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, इनके लिए भी एक क्या किया गया है, मिशन लॉन्च किया गया है। छोटे छोटे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एक रिसर्च के लिए एक मिशन, उसके लिए 2000, ये मिशन कब तक के लिए है? 2033 तक के लिए। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के रूप बनाया गया है। मरीन इकोनॉमी को, जिसको ब्लू इकोनॉमी आपने सुना होगा, ब्लू इकोनॉमी, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, पानी आधारित वाटर बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए 25,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। उड़ान स्कीम आपको पता है, उड़े देश का आम नागरिक, फुल फॉर्म मैंने बोल दी है, 2016 में सरकार ने लॉन्च की थी, सिविल एविएशन मंत्रालय की स्कीम है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, भारत में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। छोटे छोटे शहरों को भी, टीयर 3 टीयर 2 सिटीज को भी क्या करना है, फ्लाइट कनेक्टिविटी से जोड़ने की स्कीम है। अ मॉडिफाइड स्कीम विल एडेड 120 न्यू डेस्टिनेशंस को ऐड किया जाएगा अगले 10 साल में इसमें। इसके अलावा बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, पटना एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के रूप में। कहां पर? बिहटा में। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड आपने सुना होगा, मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया भी है। ग्रीनफील्ड का मतलब एक नया प्रोजेक्ट या नई इंडस्ट्री सेटअप करना ग्रीनफील्ड होता है। ब्राउनफील्ड का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्री होती है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ब्राउनफील्ड होता है। वेस्टर्न कोशी कनाल प्रोजेक्ट मिथिलांचल में ही, बिहार में इरिगेशन की फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए वेस्टर्न कोशी कनाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। 50,000 हेक्टेयर के कल्टीवेशन में इसकी फायदा मिलेगा। ये दोनों बिहार के प्रोजेक्ट हैं, ध्यान रखना। स्वामी फंड 2 अंडर द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, स्वामी 40,000 यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड इन 2025 के लिए स्वामी फंड बनाया गया है। किसके लिए? ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुना होगा आपने, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत ये फंड बनाया गया है। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स इन द कंट्री विल बी डेवलप्ड इन अ पार्टनरशिप विद स्टेट्स, टूरिज्म के लिए। The following measures will be taken for facilitating employment led growth.
क्या किया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए क्या सरकार कौन कौन से मेजर्स ले रही है? स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। मुद्रा स्कीम्स आपको पता है, मुद्रा लोन्स, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2015 में लॉन्च की गई स्कीम है ये। क्लियर है? इसको मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया पूरा। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत 50,000, 5 लाख और 10 लाख तक का क्रेडिट लोन प्रोवाइड कराती है सरकार, सस्ता लोन प्रोवाइड कराती है। 50,000 के लोन को शिशु कहते हैं, शिशु लोन, 5 लाख किशोर लोन और 10 लाख के लोन को तरुण लोन कहते हैं। और ध्यान रखना है, पिछले साल के बजट में इस 10 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले साल के, इस साल का बजट नहीं, 20 लाख कर दिया गया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के अंतर्गत, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम के अंतर्गत लोन ले सकते हैं, कितना का? 20 लाख रुपए तक का। ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंट्रोड्यूसिंग ई वीजा फैसिलिटीज, ई वीजा फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराया जा रहा है जिससे टूरिज्म बढ़ सके, विदेशी यात्री भारत में आज इजीली क्या हो सके? आ सके। इसके अलावा भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं उन पे फोकस किया जा रहा है टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। इनोवेशन के लिए क्या किया जा रहा है? इन्वेस्ट किया जा रहा है इनोवेशन के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन 20,000 करोड़ को प्रोवाइड किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, एआई और मशीन लर्निंग के फील्ड में डीप टेक फंड ऑफ फंड बनाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है, डीप टेक फंड ऑफ फंड किससे संबंधित है? जो न्यू जनरेशन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम है, इसके अंतर्गत आईआईटीज और आईएससी में जो रिसर्चर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, जो लोग 10,000 से ज्यादा, 10,000 फेलोशिप्स दी जाएंगी, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट्स को इंक्लूड जो है एनहेंस किया गया है। ये स्कीम पहले से चल रही है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम। इसके अलावा जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, भारत में जो क्रॉप है, जो फसलें हैं, उनके जर्म प्लाज्म, उनके जीन्स को प्रोक्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये नई इनिशिएटिव लिया गया, जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म। सेकेंड जीन बैंक विद 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स विल बी सेटअप फॉर फ्यूचर फूड एंड जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। दूसरा, पहला कब किया गया था? इंडिया का पहला जीन बैंक 1996 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली के परिसर में, प्रीमिसेस में पहला जीन बैंक स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। अब ये सेकंड जीन बैंक क्या किया जा रहा है? स्टैब्लिश किया जा रहा है। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन लॉन्च किया जा रहा है। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन का पर्पज है डेटा, ठीक है, टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। बेसिकली नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, जिसको स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, और जियो स्पेशियल जो है टेक्नोलॉजी है, जिससे कि इजीली रिमोट तरीके से, मतलब सुदूर तरीके से, दूर स्थित होते हुए भी क्या किया जा सके, उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। ज्ञान भारतम मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। ज्ञान भारतम मिशन फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हेरिटेज टू कवर मोर देन 1 करोड़। ज्ञान भारतम मिशन इस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की जो हमारी जो हेरिटेज, मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है, उनको प्रिक्योर करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम भी इसमें क्या किया जा रहा है, और नॉलेज शेयरिंग के लिए डेवलप की जा रही है। एक्सपोर्ट, चौथा इंजन क्या है? एक्सपोर्ट है चौथा इंजन। एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए सरकार क्या कर रही है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो विदेश फॉरेन ट्रेड देखती है। इसके अलावा एमएसएमई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। क्लियर है? क्योंकि एमएसएमई, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड जो है विदेश व्यापार को देखती है। एमएसएमई भारत में मैन्युफैक्चरिंग का हब है, भारत की एमएसएमई, और मैन्युफैक्चरिंग से ही, इसी एमएसएमई से एक्सपोर्ट बढ़ता है। और फाइनेंस
मिनिस्ट्री का पर्पज है जिससे कि क्रेडिट और फाइनेंस अवेलेबिलिटी आसान की जा सके, पैसे की कमी ना पड़े। क्लियर है? अगला, भारत ट्रेड नेट BTN फॉर इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए भारत ट्रेड नेट। ये भारत ट्रेड नेट क्या होगा? एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आजकल ये टर्म बहुत सुना होगा आपने प्रधानमंत्री जी के स्पीच में। एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भारत के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। सारे ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारा फाइनेंशियल फैसिलिटीज ये सारी इस भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। टू बी सेटअप टू कंप्लीमेंट द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस। ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से क्या किया जाएगा? अलाइन किया जाएगा इसको। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, गाइडेंस फॉर स्टेट्स टू प्रमोट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन Tier 2 cities. The framework will focus on talent, infrastructure building and industry collaboration. Now, अब बात कर लेते हैं रिफॉर्म्स एज फ्यूल, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टैक्स रिफॉर्म्स है। फाइनेंस मिनिस्टर हाईलाइटेड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर इन टैक्स गवर्नेंस। इस टर्म को याद रखना है, ये किससे संबंधित है? टैक्स गवर्नेंस से संबंधित फाइनेंस मिनिस्टर ने इस टर्म को कॉइन किया है। क्लियर है? भारत सरकार ने टैक्स रिफॉर्म्स के अंतर्गत क्या क्या पिछले एक दशक में क्या क्या डिसीजंस लिए हैं? सबसे पहले फेसलेस असेसमेंट की सुविधा दी है जिससे कि टैक्स कंप्लायंस कम से कम हो सके। क्लियर है? टैक्सेशन गवर्नेंस में करप्शन को कम किया जा सके। एक स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम, जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं, जो टैक्स से संबंधित डिस्प्यूट्स हैं उसको खत्म करने के लिए। टैक्स पेयर्स के लिए चार्टर, उनके अधिकार पत्र चार्टर जारी किया गया अधिकारों के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए। रिफंड्स को बनाए तेजी, रिफंड्स में तेजी लाई गई। अराउंड 99% रिफंड्स रिटर्न्स बीइंग ऑन सेल्फ असेसमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट। अगला, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, FDI इन इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल के बजट में। इंश्योरेंस सेक्टर में बीमा के क्षेत्र में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसकी लिमिट को 74% से कितना कर दिया गया? 100। बीमा का पूरा सेक्टर 100% FDI के लिए, ऑटोमेटिक रूट से FDI। मैंने 2 रूट पढ़ाए हैं आपको इकोनॉमिक्स में FDI के, एक ऑटोमेटिक रूट और एक डेली रूट, मतलब कंट्रोल गवर्न रूट, गवर्नमेंट रूट, वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो ऑटोमेटिक रूट से 100% कर दिया गया है। कंपनीज इन्वेस्टिंग एंटायर प्रीमियम्स इन इंडिया, वो 100% FDI लिमिट को बढ़ा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदर रिफॉर्म्स अनाउंस क्या किए गए? पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी बाय नेफिड। नेफिड मैंने आपको पढ़ाया, ये 5वां ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग में मैंने आपको पढ़ाया, जो बैंकिंग में बैंक पीओ से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें मैंने आपको इकोनॉमिक्स में ऑफिसर्स बैच में पढ़ाई है। तो वहां पे मैंने आपको बताया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड डेवलपमेंट बेस्ड फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब बनाया था? ये 2021 में बनाया था भारत सरकार ने। 5वां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था ये। इससे पहले नाबार्ड आपने सुना था, सिडबी आपने सुना था, नेशनल हाउसिंग बैंक और एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये आपने सुना। एक्सपेंडिंग सर्विस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन रूरल एरियाज, मैंने पूरा ऑफिसर्स बैच में बैंकिंग में पीओ का जो कंटेंट है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, और उसमें भारत का सबसे बड़ा पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो भारत सरकार का है। पहला पेमेंट बैंक आपने पढ़ाया है एयरटेल पेमेंट बैंक। कॉन्सेप्ट क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? सब फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए क्या इनमें डिफरेंस है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में और पेमेंट बैंक्स में, क्यों लाए गए हैं, ये बनाए गए हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में रूरल क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इस बार के बजट में, जैसे आपने क्रेडिट स्कोर सुना होगा, तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर डेवलप करने की बात कर रही है बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू सर्व द क्रेडिट नीड्स टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एंड द पीपल इन रूरल एरियाज। गांव तक आसानी से क्रेडिट पहुंचे, इसके लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर अलग से
डेवलप करने की बात की है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें, रिफॉर्म्स विद स्पेशल फोकस ऑन मिडिल क्लास। आपको पता है 12 लाख तक का न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है, टैक्स जीरो कर दिया गया है, नो इनकम टैक्स पेबल। ये आपको सुना होगा, बहुत इसका टीवी चैनलों पे बहुत सारे बहुत चला। तो 12 लाख पे तो ये है, प्लस स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन कितना कर दिया गया, बढ़ा के 75,000। इसका मतलब आपकी 12,75,000 तक की इनकम पे जीरो टैक्स लगेगा। क्लियर है? न्यू टैक्स रिजीम में ये किया गया है। और इसकी जो रिवाइज टैक्स रेट स्लैब्स हैं वो यहां पे मैंने आपको लिखी हैं, ये आप देख सकते हो। अच्छा, यहां से क्या पेज गायब ही हो गया? तो ये वाला पेज यहाँ पे हटा दिया गया, ये वाला पेज थोड़ा मिस हो गया है। ये वाला पेज आप डाउनलोड कर लेना, आप गूगल करके देख लेना। इस बार के बजट में जो टैक्स जो स्लैब्स डाली गई हैं उसको आप एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू बजट, आर्टिकल 109, आर्टिकल 110 पढ़ा चुका मैं, मनी बिल से संबंधित है। स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, मैं स्टार मार्क करके चल रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। 110, 112 मैंने बता दिया। 113 किससे संबंधित है? प्रोसीजर पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। आर्टिकल 114 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एप्रोप्रिएशन बिल बता चुका क्या होता है। सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के लिए आर्टिकल 115 है। क्लियर है? ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स का है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। वोट एंड अकाउंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वोट एंड अकाउंट पूरा मैंने पढ़ाया है। पुट फॉर क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, ये ऑफिसर्स बैच में सब पढ़ाया मैंने आपको। आर्टिकल 117 मैंने फाइनेंस बिल से संबंधित है, पढ़ा दिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया। और आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑन द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 150 बेसिकली कैग से संबंधित है, CAG पढ़ते हो ना, CAG। आर्टिकल 148 से 151 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित है, वो पूरा मैंने लिख दिया नीचे। आर्टिकल 265 टैक्स नॉट टू बी इम्पोज एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 266 ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बजट में आपको ऑफिसर्स बैच में और मैंने जो क्रैश कोर्स वाली वीडियो है उसमें भी बजट पढ़ाया, तो उसमें आपको भारत सरकार के 3 अकाउंट पढ़ाए हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट दोनों किसके पार्ट हैं? आर्टिकल 266। ये आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 का पार्ट है और ये आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 का पार्ट है। इसके लिए परमिशन लगती है, पार्लियामेंट इसकी अथॉरिटी है, परमिशन देती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 267 बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया मैंने, कंटिजेंसी फंड। और ये कंटिजेंसी फंड पर किसकी अथॉरिटी होती है? राष्ट्रपति के पास होता है। और इसमें वर्तमान में कितना प्रोविजन है? 30,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, जो मैंने आपको बताया पढ़ा। आर्टिकल 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। आर्टिकल 280 मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, फाइनेंस बिल, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। और अभी 16वां वित्त आयोग बन गया नया, जो 2026 से 2031 के लिए काम करेगा। और अरविंद पनगड़िया जी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब मैंने ऑफिसर्स बैच में आपको पढ़ाया। आर्टिकल 281, आर्टिकल 292 तो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिए, आप ध्यान रखना। तो ये हमारा बजट का पूरा बजट एट अ ग्लांस मैंने पूरा चैप्टर ये कंक्लूड किया आपको। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है, कोई फैक्ट नहीं पढ़ाए हैं, फंडामेंटल भी पढ़ाया बजट का और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी पढ़ाए। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट के रूप में इंपॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।